हेलो स्टूडेंट्स, मैं इतिहास का अध्यापक शशि भूषण। आज हम 12वीं कक्षा के इतिहास का प्रथम पाठ ईंट, मनके तथा अस्थियाँ का भाग 2 पढ़ाएंगे। इससे पहले हम भाग 1 पढ़ा चुके हैं। भाग 1 के अंतर्गत हम इससे पहले इसका डिस्कशन जो कर चुके हैं वह था आरंभ का पॉइंट, जीवन निर्वाह के तरीके, कृषि प्रौद्योगिकी, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र, गृह स्थापत्य और नालों का निर्माण इत्यादि और दुर्ग इत्यादि के बारे में हम जान चुके हैं। इस भाग में हम जानेंगे सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी और माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं इस पाठ को। तो पहला जो हमारा पॉइंट होगा, चौथा पॉइंट है आपकी किताब के अनुसार जो है, यह है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। सामाजिक भिन्नता यानी कि जैसे कोई किसी स्थान पर कुछ लोग रहते हैं और वहाँ पर जो है कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई किसी अलग परंपराओं को मानता है, कोई अलग रीति रिवाज को मानता है, तो ये इनको भिन्नताएं कहते हैं समाज में। तो हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक भिन्नताओं को जो है हम किस प्रकार से जानते हैं, ये उससे संबंधित पॉइंट है। तो इसमें कहा गया है कि भाई हड़प्पा सभ्यता के लिए पुरातत्वविद सामाजिक भिन्नताओं का पता लगाने के लिए 2 प्रकार की विधियों का प्रयोग करते थे। 2 प्रकार की विधियों का ये लोग प्रयोग करते थे। वो कौन कौन सी विधियाँ थी? पहली थी सावधान का अध्ययन करना, दूसरी थी पुरावस्तुओं यानी कि पुरानी जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जैसे कि मोहर, औजार इत्यादि, उनका जो है अध्ययन करना। इसके आधार पर हम जो है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला बिंदु लेते हैं हम सावधान। कि सावधान के माध्यम से हम समाज के अमीर गरीब के बारे में कैसे पता लगाते हैं, ये देखिए आपका ये सावधान वाला पॉइंट्स है। हड़प्पा सभ्यता में लोग मृतकों को गर्त में दफनाया करते थे। गर्त यानी कि गड्ढे बनाकर जो है उनमें दफनाया करते थे। इससे हमें पता चलता है कि उस समय जो है लोग हड़प्पा सभ्यता में गर्त में दफनाया करते थे। दूसरा पॉइंट आपका जो है इसमें, कुछ सावधानों की गर्त यानी कि जो गड्ढे बनाए गए थे उनकी बनावट अलग अलग थी। कुछ सावधानों में गड्ढे के अंदर जो है ईंटों की चिनाई कर कर जो है वो कब्र बनाई गई थी, ये अंतर है। इसके बाद है कुछ कब्र के अंदर जो है मृदभांड तथा आभूषण प्राप्त हुए हैं। मृदभांड जैसे कि आपके मटके वगैरह इत्यादि, आभूषण हो गए जैसे मनकों की माला इत्यादि, ये सब चीज़ें मिली हैं। इससे ये पता चलता है कि ये लोग संपन्न थे, यानी कि जिन कब्र के अंदर मृदभांड और आभूषण मिले हैं शायद वो संपन्न वर्ग के लोग रहे हों और गरीब वर्ग के लोग जो है कुछ भी नहीं रखा करते थे। अगला पॉइंट है पुरुष और महिला दोनों के सावधान से आभूषण प्राप्त होते हैं। यानी कि पुरुष और महिला दोनों के जो कब्र हमें प्राप्त हुई है, दोनों के ही आभूषण पहने हुए प्राप्त हुए हैं। लेकिन दोनों का आभूषण जो है, जैसे कि इसमें बताया है कि गरीब लोगों का आभूषण मिट्टी, हड्डी तथा कांसे के बने होते थे और अमीर लोग के सोने, चांदी तथा तांबे के बने हुए होते थे। तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि भाई जो कब्र है या जो शव है, अगर उसमें सोने चांदी के मिले हैं तो वो अमीर आदमी का था, और यदि हड्डियों के, मिट्टी के और कांसे के मिले हैं तो गरीब आदमी था। इससे पता चल जाता है हमें। फिर अगला पॉइंट आपका, हड़प्पा में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले, जैस्पर के मनके और सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनके से बने आभूषण प्राप्त होते हैं। तो इससे भी हमें अनुमान लगाते हैं कि भाई ये व्यक्ति भी कोई संपन्न परिवार से रहा होगा। अगला पॉइंट है, कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ दफनाया गया है। तांबे के दर्पण के साथ भी दफनाया गया है। ये देखिए आपका, ये तांबे का दर्पण है, इसमें आपको तांबे के दर्पण के साथ दफनाया गया है। ये आपका तांबे का दर्पण है। इसमें बच्चों कांच का शीशा तो नहीं था, लेकिन यही जो तांबे का जो दर्पण है, इसको ऊपर से जो है बिल्कुल इतनी अच्छी तरीके से चमकाया जाता था कि इसी में अपनी जो है वो फेस को देखकर जो है अपना श्रृंगार किया करते थे। तो ऐसे दर्पण भी हमें प्राप्त हुए हैं कुछ शवों के पास, तो शायद वो अच्छे परिवार से रहे होंगे। तो ये तो हो गया बेटा हड़प्पा सभ्यता में शवाधान को अध्ययन किस प्रकार से करते हैं कि भी समाज में भिन्नताएं पता चल जाए। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा पुरावस्तुओं के आधार पर। ये कौन सी पुरावस्तुएं थी?
पुरावस्तुएं यानी कि पुरानी वस्तुएं जो हमें प्राप्त हुई हैं। पुरानी वस्तुएं देखिए हम इनको दो वर्गों में बांट लेते हैं बच्चों, एक उपयोगी और विलास की वस्तुओं के रूप में। अब देखिए हमने उपयोगी वस्तुएं देखिए जो रोजमर्रा के जो काम आती हैं हमारी, और उस समय जो बनी हुई थी पत्थर से बनी हुई थी और मिट्टी से बनी हुई थी, वो जैसे चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ और झावा इत्यादि। और ये लगभग हर बस्ती में पाए गए हैं ये सामान जो है, इनका लोग जो है आम लोग इस्तेमाल इनको किया करते थे। ठीक है बेटा, ये झावा जो बताया, इसमें झावा क्या होता है? झावा होता है मिट्टी का बना होता है, जिससे कि आपको जो है रगड़ने के लिए काम आता है, पीठ पे रगड़ने के लिए, हाथ पे रगड़ने के लिए। ठीक है, ये झावा बोलते हैं उसको। दूसरी प्रकार की वस्तुएं थी विलास की वस्तुएं। विलास की वस्तुएं किस प्रकार की थी? विलास की वस्तुएं हम उनको कहते हैं जो दुर्लभ हो और महंगी हो, और लोकल लेवल पर जो है वह अनुपलब्ध हो, यानी कि आसपास नहीं मिलती, वो दूर से मंगानी पड़ती है या उसके लिए जटिल तकनीक अपनानी पड़ती हो। तो अमीर वर्ग के लोग जो इस तरीके से दुर्लभ, महंगी और जो आपके लोकल लेवल पर नहीं मिलती और जिसके बनाने के लिए स्पेशल तकनीक चाहिए, तो इस प्रकार की वस्तुएं जो है अमीर वर्ग के लोग इस्तेमाल करते थे। जिसके घर में ये मिली है तो हम अनुमान लगा लेंगे वो लोग जो है अमीर वर्ग के रहे होंगे। इसका उदाहरण है फयांस। ये फयांस क्या होता है कि घिसी हुई रेत, रंग और चिपचिपे पदार्थ को मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता था, उससे एक नया पदार्थ बनाया जाता था, उससे फिर जो है छोटे छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो इसको हम कहते हैं फयांस। ठीक है बेटा, इनको बनाना बहुत कठिन था। तो ये हो गई आपकी फयांस, विलास की वस्तुओं में सम्मिलित हो गई। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि भाई पुरा वस्तुओं के आधार पर हम समाज में भिन्नताओं का पता लगा लेते हैं। तो ये हो गया आपका समाज में भिन्नताओं का अध्ययन किस प्रकार से करते हैं। अब बच्चे देखिए, आपके कुछ चीज़ें हमारे पास हैं, जैसे कि आपका ये इसमें जो कीमती भी है लेकिन रोज़मर्रा के काम की भी है, तो हम उसको जो है उसको किस वर्ग में रखेंगे? जैसे इसमें कहा गया तकलियाँ। तकलियाँ जो कपास बनाने में काम आती हैं, कुछ तकलियाँ जो फयांस से बनी हुई थी, और फयांस दुर्लभ वस्तु है, कीमती वस्तु है, क्योंकि उसको बनाने के लिए जो है कठिन तकनीक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आम आदमी भी जो चरखा चलाते हैं वो भी इसको इस्तेमाल करते थे। तो इसको जो है हम उपयोगी या विलास की वस्तु के रूप में वर्गीकृत करना हमारे लिए कठिन है, क्योंकि रोज़मर्रा की भी वस्तु है और महंगी भी है, लेकिन सभी आम लोग भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको विलास की वस्तु या उपयोगी वस्तु के रूप में वर्गीकृत करना कठिन कार्य है। अब आते हैं पुरा वस्तुओं का वितरण। पुरा वस्तुएं जो है, प्राचीन वस्तुएं जो है, जो रोज़मर्रा की और आपकी विलास की वस्तुएं थी, वे कहाँ कहाँ पर पाई गई हैं? कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में पाई गई हैं। क्योंकि ये बड़ी बस्ती थी, बड़े शहर थे ये, तो यहाँ संपन्न वर्ग के लोग ज़्यादातर रहा करते थे, तो वहाँ पर आपके महंगे पदार्थ से बनी वस्तुएं ज़्यादातर उपलब्ध हैं। लेकिन छोटी बस्तियों में यही जो है, बस छोटी बस्तियों में आपको विरले ही मिलती हैं। विरले ही का मतलब है बिल्कुल भी नए के बराबर मिलती हैं। उदाहरण इसका आपका देखिए, इसमें फयांस से बनी हुई वस्तु जो है आपकी, फयांस से बने लघु पात्र जिसमें सुगंधित द्रव्य इत्र भरा होता था। फयांस से बने हुए छोटे छोटे लघु पात्र जिसमें सेंट जिसको बोलते हैं हम आज के समय में, वो भरा जाता था, और उनको जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में, कहाँ पर? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में उनको भेजा जाता था। लेकिन ऐसे बर्तन जो है कालीबंगा में हमें प्राप्त नहीं होते। ठीक है, कालीबंगा छोटी बस्ती थी तो हमें यहाँ से ये प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एक और दुर्लभ वस्तु थी, जैसे कि सोना जैसे दुर्लभ। ये कहाँ पर मिलते हैं? संचयों से मिलते हैं। संचय क्या होते हैं? संचय होते हैं आपके, जो घड़ा है, घरों में पहले घड़े रखे होते थे, तो घड़ों में जो है आपके सामान रख दिया करते थे सुरक्षित रखने के लिए। तो संचयों से हमें ये स्वर्णाभूषण प्राप्त हुए हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपका होगा सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। ठीक है, सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन दो तरीके से, शवाधान के माध्यम से और आपका
पुरावस्तुओं के अध्ययन के माध्यम से, जिसमें उपयोगी वस्तुएं थी और दूसरी थी आपकी विलास की वस्तुएं। चलिए बेटा, अब अगला पॉइंट आता है हमारा शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। शिल्प उत्पादन के विषय में हमें जानकारी, ये देखिए ये वाला पॉइंट है आपका। शिल्प कौन कौन से होते हैं बेटा? देखिए पहले शिल्प होते हैं जैसे कि मन के बनाना, शंख की कटाई करना, धातु कर्म करना, मोहर निर्माण तथा बाट बनाना, ये शिल्प कार्य में आ जाते हैं। ठीक है, मन के बनाना, शंख की कटाई करना, धातु कर्म करना, मोहर निर्माण और बाट निर्माण। और ये जो है हड़प्पा सभ्यता में एक प्रमुख स्थान था चनहुदड़ो। चनहुदड़ो जो पाकिस्तान में है, वहाँ पर जो है शिल्प उत्पादन के कई सारे कारखाने हमें प्राप्त हुए हैं। तो शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी मिल जाती है कि चनहुदड़ो में था कारखाना, और वहाँ पे जो है मन के, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण और बाट इत्यादि वहाँ पर बनाए जाते थे। अब देखिए बच्चों, शिल्प उत्पादन के लिए यानी कि मन के बनाने के लिए कौन कौन से सामान हमें चाहिए, ये देखिए आपका। मन के बनाने में बहुमूल्य पत्थर का इस्तेमाल करते थे हम लोग, जो है किसका? बहुमूल्य पत्थर। बहुमूल्य पत्थर जैसे कॉर्नेलियन, ये लाल रंग का पत्थर होता है, बहुत सुंदर होता है। एक जैस्पर का पत्थर है, ये भी बहुत कीमती है। स्फुटिक पत्थर और क्वार्ट्ज, ये सब कीमती पत्थर होते हैं जो दूर से लाए जाते थे। दूसरा फिर सैलखड़ी, साधारण पत्थर सैलखड़ी, सैलखड़ी जो होता है मुलायम पत्थर होता है। ठीक है, इसके भी मन के बनाए जाते थे। फिर धातु से मन के बनाए जाते थे, सोना, तांबा और कांसा, इनसे भी मन के बनाने के लिए धातु का इस्तेमाल किया जाता। और शंख से भी मन के बनाए जाते थे। फैंस, फैंस जो हमने बताया है, फैंस क्या होता है कि घिसी हुई रेत और उसके अंदर जो है आपको रंग मिलाकर और चिपचिपा पदार्थ 3 मिलाकर उससे जो एक पदार्थ बनाया जाता है, तो उसको फैंस बोलते थे। और छोटे छोटे लघु पात्र उनसे बनाए गए हैं फैंस से। फिर पकी हुई मिट्टी से भी मन के, यानी कि मिट्टी के बने हुए मन के हमें प्राप्त होते हैं। तो ये बच्चों, ये हो गया इस तरीके से मन के बनाने में प्रयुक्त पदार्थ। ठीक है, इसको याद रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब देखिए, ये देखिए आपके ये जो चित्र है, इसमें ये मिट्टी से बनी हुई वस्तुएं हैं आपका। ये क्या है? आपकी मिट्टी से बनी हुई वस्तुएं। ये देखिए आपका, ये इस तरह के ये पात्र बने हुए हैं आपके। ठीक है बेटा, अब चलिए आगे चलते हैं, इससे आगे। हाँ, मन के जो है देखिए, मन के 2 या उससे अधिक पदार्थों को जोड़कर बनाए जाते थे। और कुछ सोने के टॉप वाले मन के भी हमें प्राप्त हुए हैं। सोने के टॉप यानी कि पत्थर लगा हुआ उसमें, उसके ऊपर जो है सोने की कैप लगा दी गई है, ऐसे मन के भी हमें प्राप्त हुए हैं। ये देखिए जो चित्र बना रखे हैं ये आपके, ये देखिए कितने तरह के मन के, और ये पूरी मन के की माला है पूरी। ठीक है, अब मन के का देखते हैं हम कि कितने प्रकार के मन के शेप के अनुसार, यानी कि उनके आकार के अनुसार जब मनकों का हम देखेंगे कौन को कितने प्रकार के थे। ये देखिए, चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार और खंडित आकार के मन के थे। चक्राकार किस प्रकार का होता है? जैसे कि आपका ये इस तरह का चक्राकार हो गया। और बेलनाकार आपको ये पता ही है, ये लंबा इस तरह का मन का हो गया ये, और इसमें दोनों साइड में छेद है यहाँ पर ये। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया बेलनाकार। और फिर होता है गोलाकार, ये पूरा इस तरीके से गोलाकार मन का। ठीक है, फिर ढोलाकार होता है, ढोलाकार होता है इस तरीके से, बीच में तो ऊंचा उठा हुआ ढोलक की तरह, इसकी शेप हो गई ऐसी, ये ढोलाकार हो गया आपका। ठीक है, और खंडित आकार के मन के, खंडित हो गया मतलब कोई इस तरह का है, टूटा फूटा जैसे भी है, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग शेप के। तो ये मन के प्रकार हो गए, ये भी पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद अगला हमारा पॉइंट आता है कि ये कुछ मन के जो है उन पर चित्रकारी भी की गई थी, उत्कीर्ण किया गया था कार्य, और रेखा चित्र उकेरे गए थे कुछ मनकों के ऊपर जो है। ठीक है, अगला पॉइंट है मन के बनाने की तकनीक। अब देखिए मन के किस प्रकार से बनाए जाते थे, उसको तकनीक को हम देखते हैं। तो मन के बनाने की तकनीक में जो है पदार्थों के अनुसार तकनीक में भिन्नताएं थी। अगर पत्थर का मन का बनाना है तो उसके लिए अलग तकनीक होगी, धातु का मन का बनाना है तो उसके लिए अलग प्रकार की तकनीक होगी। ठीक है, तो मन के बनाने की तकनीक जो है पदार्थ के अनुसार उसमें भिन्नताएं थी। तो पहला जो आपको इसमें दिखा रखा है, ये देखिए, ये है आपका मन के बनाने की तकनीक के लिए जो है हमारा सेल खड़ी के लिए कौन सी तकनीक है। देखिए सेल खड़ी यानी कि मुलायम पत्थर। सेल खड़ी से आसानी से मन के बनाए जा सकते थे, क्योंकि ये मुलायम पत्थर है और आसानी से इस पर कार्य हो सकता था। ठीक है, कुछ मन के सेल खड़ी के चूर्ण से, सेल खड़ी का जो है चूर्ण बना लिया, उसका लेप बना लिया, और एक सांचे में भरकर उसको जो है जिस तरह का जो है मन के बनाना है उसी तरह का सांचा तैयार किया, उसमें भर दिया,
तो इस प्रकार से आपके सांचे में भरकर सैलखड़ी के चूर्ण को उससे भी मनके बनाया जा सकते थे और विविध आकार के मनके इस तरीके से बनाए जा सकते थे। फिर कॉर्नेलियन के लिए कौन सी तकनीक है? देखिए, कॉर्नेलियन जो कीमती पत्थर है जो लाल रंग का है, उसके लिए कौन सी तकनीक इस्तेमाल करते हैं कि भाई पीले रंग के कच्चा माल ले लिया आपने, पीले रंग का कच्चा माल लिया, फिर उत्पादन के विभिन्न चरणों में फिर उसको बनाने के लिए जो अलग अलग स्टेप है उसमें मनकों को आग में पकाकर पीले रंग का कच्चा माल लिया, फिर उनको आग में पकाया जाता था, तो इससे जो है उसका हल्का लाल रंग हो जाता, तो वो कॉर्नेलियन के मनके बनाए जाते थे इस तरीके से। ठीक है बेटा। इसके बाद है ठोस पत्थर के लिए कौन सी तकनीक हम इस्तेमाल करते थे? जब ठोस पत्थर होते हैं तो उसके लिए जो है पहले पत्थर के बड़े पत्थर के पिंड को लिया, पिंड का मतलब आपका पत्थर होता है, ठीक है, उसको पहले अपरिष्कृत आकार में तोड़ते थे, पहले उसको जो है ऊपर से थोड़ा थोड़ा तोड़ा करते थे, फिर धीरे धीरे बारीकी से उसमें से किनारे निकालकर उसको अंतिम रूप दिया जाता था। फिर उसके बाद लास्ट में जो है घिसाई, पॉलिश और छेद इत्यादि क्या कहते थे? घिसाई, पॉलिश और छेद कर किया जाता था, और ये प्रक्रिया जो है ठोस पत्थर वाली जो मनके बनाने की पूरी हो जाया करती थी। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की तकनीक है। सैलखड़ी के लिए अलग प्रकार की तकनीक, कॉर्नेलियन के अलग प्रकार की तकनीक और ठोस पत्थर के लिए अलग प्रकार की तकनीक इस्तेमाल होती थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा। इसके बाद हमारा आता है आपका, देखिए बेटा, शंख से बनी वस्तुएं। हमें शंख से बनी हुई वस्तुएं कुछ प्राप्त हुई हैं। ये कहाँ से प्राप्त हुई है? देखिए बेटा, नागेश्वर जो गुजरात में समुद्र तट के किनारा है और बालाकोट जो पाकिस्तान में समुद्र तट के आसपास स्थित है, इन 2 स्थानों से शंख से बनी हुई हमें जो है चूड़ियाँ, करछियाँ और पच्चीकारी के नमूने प्राप्त हुए हैं। तो हमें पता लगता है कि यहाँ पर ये शंख से बनाने के विशिष्ट केंद्र थे। कौन से? नागेश्वर तथा बालाकोट। ठीक है बेटा। और यहाँ से जो है माल दूर की बस्तियों में सप्लाई किया जाता था शंख से बनी हुई वस्तुओं का। ठीक है बेटा। तो ये हो गया शंख से बनी हुई वस्तुएं। इससे पहले हमने जो है आपका मनके का बता दिया था। ठीक है, शंख से बनी हुई वस्तुएं, अब शंख से हो गया। इसके बाद उत्पादन केंद्रों की पहचान हम किस प्रकार से करते थे बेटा? यानी कि जहाँ पर जो है ये उत्पादन हुआ करते थे इन वस्तुओं का, तो उनकी पहचान हमारे पुरातत्वविद किस प्रकार से करते थे? ये देखिए, वहाँ पर जो हमें कुछ वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि हमारे पुरातत्वविदों को प्रस्तर पिंड, पूरे शंख पड़े हुए मिले हैं, तांबायस यानी कि कच्चा जो तांबा होता है, औजार प्राप्त होते हैं, अपूर्ण वस्तुएं जो पूर्ण तरीके से तैयार नहीं थी, ऐसी वस्तुएं, या त्याग दिया माल और कूड़ा करकट के ढेर। कूड़ा करकट यानी पत्थर है, पत्थर को तोड़ कर मनके बना रहे हैं, तो वो जो कूड़ा करकट बाकी बचेगा, वो जहाँ पर हमें इस तरह के ढेर मिले हैं, तो उससे हम अनुमान लगाते हैं शायद यहाँ पर जो है कोई उत्पादन किसी वस्तु का किया जाता होगा। जैसे कि इसमें बताया इन्होंने कि कूड़ा करकट से प्राप्त शंख और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े इस बात की ओर संकेत करते हैं कि विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य होता है। हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे स्थानों से भी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े और शंख के टूटे फूटे टुकड़े प्राप्त होते हैं। तो इससे हम अनुमान लगाते हैं शायद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी उत्पादन के केंद्र थे। ठीक है बेटा। अब आता है माल प्राप्त करने के लिए, ये जो कच्चा माल होता है मनके बनाने के लिए, अन्य प्रकार के सामान बनाने के लिए, उसके लिए जो है ये लोग किस प्रकार की नीतियां अपनाया करते थे, उसको हम इसमें देखेंगे बेटा। ये देखिए, माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां, ये आपकी है। शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल, जैसे कि कच्चा माल चाहिए हमें शिल्प उत्पादन के लिए, पत्थर चाहिए, लकड़ी और धातु, ये बाहर के क्षेत्रों से मंगाया करते थे हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है। और मिट्टी इत्यादि से मिट्टी के बनाने के लिए तो लोकल लेवल पर मिल जाते हैं, लेकिन जो है पत्थर, लकड़ी और धातु दूर के मार्गों से मंगाए जाते थे। और ये कैसे? परिवहन के मार्ग, अलग अलग प्रकार के परिवहन के मार्ग थे, जैसे कि स्थल मार्ग है, जल मार्ग हो गया, समुद्री मार्ग हो गया, वहाँ से। और कौन से साधन इस्तेमाल किए जाते थे इसके बारे में इसमें जानकारी है। तो देखिए, अब आते हैं इसमें। कच्चा माल जो है स्थल मार्ग से मंगाया जाता था। कच्चा माल देखिए, स्थल मार्ग से कच्चा माल, सामान तथा लोगों को लाने ले जाने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था। और ये परिवहन का एकमात्र साधन था या महत्वपूर्ण साधन था उस समय
कच्चे माल को लेने के लिए, सामान को ले जाने के लिए और लोगों को लाने ले जाने के लिए बैलगाड़ी परिवहन का एकमात्र महत्वपूर्ण साधन था। तो स्थल मार्ग का इस्तेमाल किया जाता था माल प्राप्त करने के लिए। दूसरा मार्ग कौन सा था? नदी मार्ग। नदी मार्ग के द्वारा भी माल ले जाता था। वो कहाँ पर थे? जैसे कि सिंधु और उसकी सहायक उपनदियों के मार्गों का प्रयोग जो है माल को लाने ले जाने के लिए भी करते थे। तीसरा है समुद्र तटीय जो शहर है, उत्पादन केंद्र, उसके आसपास जो रास्ते हैं उनका भी इस्तेमाल जो है हमारे व्यापारी लोग किया करते थे माल प्राप्त करने के लिए। तो ये होगा माल प्राप्त करने के संबंधी आपकी नीतियाँ। तो स्थल मार्ग से, नदी मार्ग से और तटीय मार्ग से। आप इसमें ये चीज़ याद रखना कि बैलगाड़ी महत्वपूर्ण परिवहन का साधन था। ठीक है बेटा, ओके। अब आगे चलते हैं हम। जो है अगला पॉइंट है 6.1, ये हमारा है उपमहाद्वीप और उससे आगे आने वाला माल। उपमहाद्वीप यानी कि जो भारत देश है, भारत देश के से आगे जो हमें सामान मंगाया करते थे वो कहाँ कहाँ से मंगाया करते थे? ये देखिए, हड़प्पा वासी शिल्प उत्पादन के लिए माल प्राप्त करने के लिए दो तरीके अपनाते थे बेटा। हड़प्पा के लोग जो है माल प्राप्त करने के लिए, कच्चा माल प्राप्त करने के लिए दो तरीके अपनाया करते थे। वो दो तरीके कौन से थे? ये देखिए, पहला तरीका है बस्तियाँ स्थापित करना। बस्तियाँ यानी कि जहाँ कच्चा माल मिलता है, जहाँ कच्चा माल मिलेगा वहीं पर जो है बस्ती बना लेंगे। जैसे कि आपका आजकल के समय जैसे कोयला वगैरह, कोयला जो है हमारे झारखंड वगैरह में मिलता है, झारखंड है, उड़ीसा वगैरह है, तो वहीं पर जो है आपके ये उसके लिए कारखाने लगा लेते हैं। तो ऐसे ही कच्चा माल के लिए उस समय में भी जो है बस्तियां उसी इलाके में स्थापित कर ली गई थी। इसका उदाहरण कैसे? नागेश्वर और बालाकोट में शंख, क्योंकि ये दोनों जो है समुद्र किनारे पर हैं तो यहाँ शंख आसानी से मिल जाते हैं। तो शंख से जो है नई चीज बनाने के लिए वहीं पर यह शंख प्राप्त करने के लिए बालाकोट और नागेश्वर में ही बस्तियां स्थापित कर ली थी हड़प्पा निवासियों ने। ठीक है, एक तरीका यह हो गया कि उसी इलाके में बस्ती स्थापित कर लो जहाँ पर कच्चा माल मिलता है। फिर दूसरा तरीका क्या है माल प्राप्त करने का? है वो अभियान भेजना। अभियान भेजना कैसे है कि भाई अगर हमें तांबा चाहिए, जैसे राजस्थान के खेतड़ी नामक जगह है राजस्थान में, वहाँ पर जो है हमने अपने व्यापारियों को भेज दिया, कुछ लोगों को भेज दिया। और जैसे दक्षिणी भारत जो है दक्षिणी भारत में सोना क्या मिलता है, सोने के लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ पर भी हमने व्यापारियों को भेजा, कुछ लोगों को भेजा और वहाँ के आम लोगों से मिलकर या व्यापारियों से मिलकर जो है उनसे माल संपर्क स्थापित किया और माल उनसे प्राप्त करते थे। तो इस तरीके से बेटा दो तरीके हो गए आपके माल प्राप्त करने के, बस्तियाँ स्थापित करना उस इलाके में जाकर, दूसरा है अब उस इलाके में वहाँ अभियान भेजना, व्यापारियों को भेजना, वहाँ के लोगों से जाकर मिलना, उनसे माल प्राप्त करना। ठीक है, अब आता है आपका खेतड़ी क्षेत्र को। जो है खेतड़ी क्षेत्र यानी कि जो राजस्थान में है जहाँ से तांबा प्राप्त होता था। हमारे पुरातत्वविदों ने वहाँ पर जो एक हड़प्पा से पहले भी एक बस्ती थी, उसको जो है हमारे पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम दिया है। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का उसको नाम दिया है। और यहाँ के लोग हड़प्पा के लोगों को जो है तांबा भेजा करते थे, क्योंकि खेतड़ी में बहुत सारे तांबे के जो है हमें पुरावस्तुएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया उपमहाद्वीप से आने वाला माल। अब आते हैं विदेशों से संपर्क। भारत का जो है विदेशों से संपर्क थे वो देखेंगे हम इसमें कि सुदूर देशों से संपर्क हमारे। हड़प्पा के लोग अरब प्रायद्वीप के ओमान देश से, बहरीन देश से और मेसोपोटामिया से भी हमारे व्यापारिक संपर्क थे। अब हम इनका कैसे पता लगाते हैं? पहले हम इसका जो है एक मानचित्र देख लेते हैं। ये देखिए मानचित्र हमारा। ठीक है बेटा, ये मानचित्र आपका, ये हमारा, ये देखिए ये लोथल है, ये हड़प्पा है। ठीक है, और यहाँ से जो है हमारे ये लोग जो है ये मेसोपोटामिया हो गया आपका, ये रहा, ये मेसोपोटामिया है, ये दिलमुन है बहरीन, ये मगान ओमान है। तो मगान का याद रखिए नाम, ओमान को मगान के नाम से जाना जाता है प्राचीन काल में। और ये बहरीन है दिलमुन और ये मेसोपोटामिया। तो इन स्थानों से हमारे भारत के व्यापारिक संबंध थे। यहाँ से जो है समुद्री मार्ग से या स्थल मार्ग से भी ये लोग जो है इनसे व्यापार किया करते थे। अभी देखिए किस प्रकार से जो है हम इसमें जानेंगे। इसमें ओमान से जो है संपर्क किन किन वस्तुओं के लिए था भारत का? ओमान से संपर्क, तो ओमान से संपर्क का हमें पहला संकेत मिलता है तांबा, कि तांबा जो है
अरब प्रायद्वीप के ओमान देश से हड़प्पा के लोग लाते थे। ठीक है, ये संकेत मिल गया हमें। क्या पता कैसे चला? क्योंकि ओमानी तांबे में और हड़प्पा में प्राप्त तांबे की वस्तुएं दोनों में निकिल के अवशेष प्राप्त होते हैं। निकिल भी एक धातु होती है, यानी कि दोनों ही हड़प्पा के अंदर के लोग में पाए जाने वाला तांबा और ओमानी तांबे में निकिल के अवशेष मिले, यानी कि दोनों उस समय आपस में एक दूसरे से व्यापार किया करते थे और हड़प्पा में जो है ओमान से तांबा आया करता था। दूसरा संकेत है ओमान से संपर्क का। देखिए कि ओमान में एक जो है बड़ा हड़प्पाई बर्तन मिला है हमें। क्या मिला है? एक बहुत बड़ा हड़प्पाई बर्तन मिला है जिसके ऊपर काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ाई गई थी। ये ओमान के स्थलों से हमें प्राप्त हुआ है, यानी कि जो बर्तन था हड़प्पा में बनाया गया था और हमारे व्यापारिक मार्ग के द्वारा ये ओमान में ले जाया गया था। तो ओमान से हमें ये प्राप्त हुआ, तो अनुमान लगा लेते हैं कि भारत के हड़प्पा के लोगों का संबंध जो है ओमान के व्यापारियों से था। और इसमें जो बर्तन था ये आपका, इसमें जो है सामान जो रखा गया था, हड़प्पा के लोग इसमें रखे सामान को, यानी कि इस हड़प्पाई बर्तन में, जिसको हम इसको कहते हैं हड़प्पाई बर्तन, इसके अंदर जो है सामान रखा था, उसको ओमान में जाकर जो है तांबे से विनिमय करते थे। अब देखिए ये जो बर्तन देखिए आप, अब हम बर्तन का चित्र दिखाते हैं। ये आपका चित्र है हड़प्पाई बर्तन का। ये भी पूछ लेता है कि अभी ओमान से जो है हमें संपर्क के या व्यापार के दो कौन से संकेत प्राप्त होते हैं। तो आप पहले बता देना, हड़प्पाई बर्तन मिला है और दूसरा जो है ओमानी तांबे में भी निकिल के अवशेष मिले हैं। तो ये दो संकेत हो गए ओमान से व्यापार के। ठीक है बेटा। अब दूसरा आता है मेसोपोटामिया देश से संपर्क हमारा। किससे? मेसोपोटामिया देश से संपर्क का जो है हमें किस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं? देखिए मेसोपोटामिया में भी जो हमें तांबा मिला है उसमें भी निकिल के अंश मिले, यानी कि हड़प्पा में जो तांबा मिला था उसमें भी निकिल के अंश हैं और मेसोपोटामिया में, यानी कि हमारा वहाँ से भी संबंध था व्यापारिक माध्यम से। इसके अलावा बहुत सारी हड़प्पाई मोहरें, बाढ़, पासे और मनके मेसोपोटामिया में प्राप्त हुए हैं। तो अनुमान लगा लिया कि भाई हमारा जो व्यापार था और ये चीज़ें वहाँ पर व्यापार के द्वारा पहुँची हैं। तीसरा, मेसोपोटामिया में लेख मिले हमें। लेख मिले यानी कि प्राचीन काल के लेख हमें प्राप्त होते हैं और उनमें दिलमुन जो बहरीन देश था, मगान जिसको ओमान कहते हैं, और मेलुहा देखिए बेटा याद रखना, ये हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है, यानी कि हड़प्पा जो हमारा क्षेत्र है उसको मेसोपोटामिया के लिए मेलुहा के नाम से पुकारते थे। तो मेसोपोटामिया में मेलुहा शब्द हड़प्पा के लिए और मगान ओमान के लिए और दिलमुन बहरीन के लिए प्रयोग किया गया है। तो वहाँ पर व्यापारिक वस्तुओं के लिए जो है इनका लेख में उल्लेख है। इसके बाद लेख में मेलुहा से यानी कि हड़प्पा से प्राप्त चीज़ें, यानी कि मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पा से क्या क्या चीज़ें मंगाते थे? कॉर्नेलियन, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना और विविध प्रकार की लकड़ियाँ आदि ये मंगाया करते थे। ये मेसोपोटामिया के लेख में उल्लेख है, तो स्पष्ट है कि भाई हमारा व्यापारिक संबंध था वहाँ से। अगला देखिए पॉइंट जो है आपका मेलुहा के विषय में, यानी कि हड़प्पा क्षेत्र के बारे में। मेसोपोटामिया में एक मिथक है, एक कहावत है, क्या प्रचलित है वह है, ये देखिए वहाँ पर लेख लिखा हुआ है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। तो अब देखिए हाजा पक्षी क्या है? ये तो हमारे पुरातत्वविदों का मानना है ये हाजा पक्षी मोर था। भाई क्या था? ये मोर था। तो उसकी आवाज़ के कारण जो है उन्होंने उसको हाजा पक्षी का नाम दिया है। तो इसका प्रमाण मिलता है और मोर जो है भारत में काफ़ी मात्रा में प्राप्त मिलते हैं। अगला पॉइंट है आपका, ये देखिए मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को, यानी कि हमारे हड़प्पा के क्षेत्र के लोगों को नाविकों का देश मानते हैं कि भाई हड़प्पा जो देश है, हड़प्पा जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग जो है नाविक का काम करते हैं। तो नाविकों का देश कहते हैं मेसोपोटामिया के लोग हमारे मेलुहा को। ठीक है। इसके अतिरिक्त हमें जो है क्या चीज़ें प्राप्त हुई? हमें जो है मोहरों पर जहाज़ और नावों के चित्र प्राप्त होते हैं, यानी कि जब नावों के और जहाज़ों के चित्र प्राप्त होते हैं तो इसका मतलब है हम लोग जो है इनके द्वारा अपनी व्यापारिक वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया करते थे। ठीक है। ये देखिए ये आपकी एक मोहर है, बेलनाकार मोहर है। ये कैसी है? ये बेलनाकार मोहर है और उस पर देखिए ये नाव का चित्र, ये इस तरीके से ये बना हुआ ये देखिए।
ठीक है बेटा, ये नाव का चित्र इस तरीके से ये बना हुआ है। इसके ऊपर जो है ये बेलनाकार मोहर है। तो ऐसी मोहरें जो है आपके मेसोपोटामिया में भी प्राप्त हुई है, हड़प्पा सभ्यता वाली। ठीक है बेटा, तो ये आपका इस तरीके से हो गया। इसके अंदर जो है हमने आपको 3 पॉइंट बता दिए बेटा। एक सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन करना, जिसके अंदर समाधान और विलास की वस्तुओं थी। फिर था शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी, यानी कि मनके के निर्माण के लिए कौन से पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके कौन सी तकनीक होती है, और शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान हम किस प्रकार से करते हैं। इसके बाद था आपका माल प्राप्त करने संबंधी नीति, यानी कि हमारा जो है कच्चा माल प्राप्त करने के लिए जो है हम किन किन मार्गों का प्रयोग करते थे। स्थल मार्ग, नदी मार्ग और समुद्र तटीय मार्ग था। फिर भारत के बाहर से जो है वस्तुएं प्राप्त करने के लिए, जैसे कि इसमें भारत के सुदूर क्षेत्रों से वस्तुएं प्राप्त करने के लिए था आपका कैसे प्राप्त करते हैं, 2 तरीके थे। एक उसी इलाके में जहाँ कच्चा माल मिलता है वहाँ पर अपनी बस्तियाँ स्थापित कर ली, या फिर दूसरा तरीका था वहाँ पर अपना एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भेजकर वहाँ के व्यापारियों से लोगों से संपर्क किया और कच्चा माल उनसे प्राप्त कर लिया करते थे। अब दूसरे देशों से संपर्क बता दिया हमने कि हमारा जो है भारत के लोगों का संपर्क ओमान से था, और ओमान से हम जो है तांबा मंगाया करते थे जो अरब में स्थित है। दूसरा था मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में जो है हमें लेख वहाँ के मेसोपोटामिया मिलते हैं, और मेसोपोटामिया के जो है हड़प्पा के क्षेत्र को मेलुहा के नाम से पुकारते हैं। किसके नाम से? मेलुहा के नाम से पुकारते हैं। और मेलुहा से जो है बहुत सारी वस्तुएं मंगाया करते थे, उसका भी वर्णन इसमें मिल जाता है। तो बच्चों इस तरीके से आपका ये भाग 2 समाप्त होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो हमने आज पढ़ाया है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और आप इसको अच्छी तरीके से इसको याद करेंगे और रिवाइज करेंगे। इसके बाद आपके इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप उन प्रश्नों को इसमें अपनी कॉपी में करेंगे। ये देखिए आपके करने के लिए 6 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। ये देखिए 6 प्रश्न आपको इनको करना है अपनी कॉपी में, और हमें उसको भेजना है चेक करने के लिए। आप भेजिए इसको, मेरे पास है। पहला जो है हड़प्पा सभ्यता में मन के बनाने के लिए पदार्थों की सूची बनाइए, यानी कि कौन कौन से पदार्थ इस्तेमाल किए जाते थे भाई। जैसे मिट्टी, कार्निलियन, जेस्पर, स्फोटिक, ये शंख, फ्यांस, ठीक है, ये आपके क्या थे? पदार्थ थे जो मन के बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके बाद हड़प्पा वासी सुगंधित द्रव्यों के लिए, यानी कि इत्र रखने के लिए, यानी कि सेंट रखने के लिए कौन से पॉट का इस्तेमाल करते थे? तो पॉट कौन सा हो गया? वो हो गया फ्यांस। यानी कि फ्यांस का जो है जो लघु पात्र था उसमें जो है ये लोग रखा करते थे, इत्र रखा करते थे। और ये कहाँ से प्राप्त हुए? अधिकांश जो है हमारे ये पॉट, ये हमें पॉट प्राप्त हुए कहाँ से? ज़्यादातर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त हुए। क्यों? क्योंकि ये बड़े शहर थे और यहाँ पर इनका काफ़ी लोग प्रयोग किया करते थे। तीसरा प्रश्न है इसमें, ये देखिए मगान और मेलुहा शब्द किन देशों के लिए इस्तेमाल किया गया है? ठीक है, आपको पता है मगान जो शब्द है आपका ओमान के लिए प्रयुक्त किया गया है, और मेलुहा शब्द जो है हमारे हड़प्पाई क्षेत्र के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है बेटा, अब चौथे प्रश्न पर आते हैं। हड़प्पा वासियों का सुदूर क्षेत्र के किन देशों से संपर्क था? सिंपल सी बात है, अभी जो ऊपर बताया हमने कि ओमान से, मेसोपोटामिया से और बहरीन के देशों से संपर्क था। ओमान से तांबा मंगाया करते थे, और मेसोपोटामिया से उनके साथ जो है हमारा यहाँ से विभिन्न प्रकार के पदार्थ, जैसे कि कॉर्निलियन के, लार्ज वर्ग मणि के और आपके तांबे इत्यादि के सामान वहाँ पर भेजा करते थे। आप 5वां प्रश्न आपका आता है, देखिए बेटा, हड़प्पाई पुरातत्व समाज में आर्थिक भिन्नताओं का अवलोकन के लिए किन विधियों का प्रयोग करते हैं? तो बेटा इसमें 2 विधियों का प्रयोग करते हैं। एक समाधान का अध्ययन करना, यानी कि समाधान जो किया जाता था, कुछ समाधान जो है उनके जो कब्र थी, गर्त जो बने हुए थे, कुछ में ईंटों की चिनाई की गई थी, यानी कि जो अमीर वर्ग के थे वो, और कुछ जो है बिना ईंटों के थे, सिर्फ ऐसे ही दफना दिया करते थे। कुछ समाधान में आभूषण और मृदभांड प्राप्त हुए। आभूषण और मृदभांड 2 प्रकार के थे, मिट्टियों के बने हुए, हड्डियों के बने हुए। तो अनुमान लगा लें शायद ये गरीब लोग रहेंगे। अगर सोने चांदी तांबे के मिलते हैं तो अनुमान लगा लें कि ये अमीर वर्ग के लोग रहे हैं। तो ये ना समाधान के माध्यम से पता लगा लेंगे सामाजिक भिन्नता का। और दूसरा तरीका समाधान प्राप्त करने का, पता लगाने का, वो था आपका पूरा वस्तुओं का अध्ययन, यानी कि उपयोगी और विलास की वस्तुओं के आधार पर। उपयोगी वस्तुएं कौन सी थी? आपकी मिट्टी से बनी हुई है, जैसे कि आपका मिट्टी से बनी हुई वस्तुएं, उनके आधार पर, जैसे चक्की, अमृतभांड, सुइयाँ, झावा इत्यादि, ये आम चीज़ें हैं जो आम आदमी भी इस्तेमाल कर लेता है और लोकल लेवल पर आसानी से मिल जाती हैं। ठीक है, तो यानी कि जिनके घर में ये चीज़ें मिली हैं तो वो साधारण आम लोग रहे होंगे। और दूसरा था कीमती वस्तुएं,
कीमती वस्तु हो, दूर से मंगाई गई हो, जिसके बनाने के लिए कठिन तकनीक इस्तेमाल की जाती हो, तो वो कीमती वस्तु होती है। उसका उदाहरण है फेयांस। फेयांस क्या होता है? जो घिसी हुई रेत है उसके अंदर जो रंग मिलाकर और चिपचिपा पदार्थ मिलाकर एक नया पदार्थ बना लिया जाता है। उससे लघु पात्र बनाए जाते थे जिसमें कि सेंट इत्र जैसी पदार्थ रखे जाते थे। तो ये हो गया विलास की वस्तुओं के आधार पर। तो ये दो तरीके हो गए, शवधान के आधार पर और पुनः वस्तुओं के अध्ययन के आधार पर। ठीक है बेटा, ये 5वां प्रश्न का उत्तर हो गया आपका। अब छठे पर आते हैं। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची बनाइए। यानी कि कच्चा माल कौन कौन सा था भाई? कच्चा माल जो है आपका जो लोकल लेवल पर उपलब्ध होता था, मिट्टी वाला, पक्की मिट्टी, ठीक है, ये हो गया। और बाहर से जो है मंगाया करते थे, कौन कौन सी चीज़ मंगाया करते थे? ये आपके मंगाया करते थे आपका बाहर से। देखिए आपका इसमें जो बताया गया आपके, ये लोग जो है बाहर से मंगाने के लिए जैसे कि कीमती पत्थर, लकड़ी और धातुएं जैसे कि तांबा इत्यादि, ये बाहर के देशों से मंगाया करते थे। ये हमारे कच्चे माल हो गए। और किस प्रकार से प्राप्त करते थे? यानी कि व्यापारिक संबंध के माध्यम से प्राप्त करते थे। दो तरीके थे, एक बस्तियाँ बसाकर उन इलाकों में, और दूसरा जो है अभियान भेजकर ये कच्चा माल प्राप्त करते थे। तो बेटा ये 6 प्रश्न होंगे। इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को जो है अपनी कॉपी में करना है और जो है इनको व्हाट्सएप वगैरह पे या कॉपी को स्कूल में लाकर आप दिखा सकते हैं। ठीक है बेटा, अगला भाग 3 लेकर हम भी लेंगे फिर आपसे 2 दिन बाद। ठीक है, तब तक जो है आप इसको काम करते रहिए और इसको पढ़ते रहिए। धन्यवाद बेटा।